नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज एक बार फिर चर्चा में हम आपके साथ रूबरू हैं। आज की चर्चा बेहद खास, वही पुराना दंश आतंकवाद। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रह रहकर आतंकी नरपिशाच धोखे से कायराना हमला कर निर्दोषों की जान लेते हैं। पाकिस्तान की सरपरस्ती में ये आतंकी गुट ऐसे मौके की ताक में रहते हैं जब भारत में कोई खास राष्ट्रीय या राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा हो। अब आतंकियों ने देश के सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ समारोह के दिन राजौरी जिले की सीमा से लगे रियासी में शिवखेड़ी से कटरा जा रही तीर्थ यात्रियों की बस पर फायरिंग की, जिसमें 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 33 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद 48 घंटे के अंदर ही कठुआ और डोडा में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुआ। फिलहाल कठुआ हमले में शामिल दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो पाएगा या फिर आतंकवाद का यह राक्षस ऐसे ही लगातार सिर उठाता रहेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ आज एक बार खास मेहमान फिर से जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हमारे चर्चा में खास मेहमान के तौर पर अश्विनी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही भाजपा नेता अंकित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। और अम्बरीश सिंह भोला जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हिंदू वाहिनी से हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। आज का मुद्दा जो है वो बहुत ही खास है और सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीधे हम चलते हैं भाजपा नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं अंकित जी, उनके पास, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है और पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार ही रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आतंकवाद को किनारे कर दिया जाएगा, धारा 370 खत्म हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन बावजूद उसके आतंकवाद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पिछले 14 महीनों में 9 हमले हुए हैं, जिसमें से 18 सैन्यकर्मी जो हैं वो बलिदान हो गए हैं। ये कब रुकेगा? अंकित जी, सीधा सवाल आपसे। जो भी हमला हुआ था 3 लोग में से और 2 लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी सूचना सभी लोगों को होगी, और 1 लोग जो बचे हुए हैं उन पे सरकार ने 20 लाख का इनाम भी रखा हुआ है, जिनका स्केच भी बनकर तैयार हुए। और उत्तर प्रदेश से जो लोग घायल हुए थे, जैसे बनारस के अतुल मिश्रा जी घायल हुए थे, उनके सर पे चोट लगी थी। हमारे डीएम साहब उनके आवास पे भी गए थे, उनका इलाज हमारे ट्रामा सेंटर पे चल रहा है। गोरखपुर में जो लोग घायल हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजेश नाम है, रिक्सोना सोनी जी, इन लोगों के आवास पे हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे। मुख्यमंत्री जी पूरा अपने से नजर रखे हुए हैं सभी पे, और जितने भी लोगों को चोट पहुंची है, पूरा सरकार उनकी मदद कर रही है, फाइनेंशियली और मेडिकली दोनों। नहीं अंकित जी, फाइनेंशियली मदद करना और दूसरी तरीके से भी मदद करना ये तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन आतंकवाद खत्म करने की बात, आतंकवाद पे नकेल कसने की बात कही जा रही थी। चुनावी मंचों से भी लगातार ये दावे करे जा रहे थे ना कि हमने तो आतंकवाद को खत्म कर दिया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। क्या हुआ? पिछले 48 घंटों में 3 हमले हो चुके हैं, और वो भी शपथ ग्रहण समारोह के दिन हमला। अनुराग भैया, जो अपोजिशन पार्टी है वो हमेशा कुछ न कुछ बातों को उठाती रहती है, लेकिन अपोजिशन पार्टी को ये पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है। तो देश के मुद्दे पे अंकित जी, मैं विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो देश के मुद्दे की ही बात कर रहा हूं। यहाँ तो विपक्ष ने अभी सवाल ही नहीं किया, यहाँ तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। जो देश की बातें हम कह रहे हैं, जो अपोजिशन हमेशा दाव ठोकती है कि गवर्नमेंट की कमजोरी थी, नहीं तो हमला नहीं होता। तो ये सिर्फ देश का मुद्दा है। तो सिर्फ देश के मुद्दे पे जितने लोग घायल हुए हैं आज के डेट तक, क्या उन लोगों के घर पे कौन पहुंचा है? सिर्फ इंडिया एयरलाइंस नाम रखने से इंडिया के समर्थक नहीं हो जाते हैं भैया। अगर भारत के निवासी हैं, भारत के सपोर्ट में है, तो उस जवान के घर जाइए, कबीर दास नाम है उनका, उनके घर वालों से मिलिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। चलिए अश्विनी जी के पास जाएंगे। अश्विनी जी,
राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको सारी चीज़ों की जानकारी सर रहती है। ये आतंकवाद का जो दानव है ये आखिरकार ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है हमारे देश से, वो भी ख़ास तौर से अगर जम्मू कश्मीर की बात करी जाए? अश्विनी जी अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अनुराग जी, जी पिछले 3 दिनों में 3 बड़े हमले हुए हैं, रियासी, कठुआ और डोडा। और हम लोग जो अभी कह रहे हैं प्रवक्ता भाजपा के, ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं, इन्हें शायद ये नहीं पता कि हमारे जवान भी शहीद हुआ है। और लेकिन सरकार साजिश करने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। पुरानी बात है, आज तक पुलवामा जो कांड हुआ है उसका भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो ये ऐसी घटनाएं कैसे रुकेंगी? आज आपने आतंकवादी ढेर कर दिए, पकड़ लिए, जो उनके पीछे ताकते हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? जब तक उनकी कमर नहीं टूटेगी, आतंकवादी कमर कैसे टूट जाएगी? साजिश करने वाला कोई एक व्यक्ति आज तक लपेटा हो इन्होंने, सरकार ने, सरकार किसी की भी हो, मैं सरकार की दल पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ वोटों के लिए ये बात करना बार बार के आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जब तक आप लोग इनके पीछे की सियासी ताकतों को, मैं ये भी कह रहा हूं, ताकतों को नहीं बेनकाब करेंगे, तब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात तो सर ये है ना, सवाल तो ये उठता है कि आपने कहा इनके पीछे की राजनीतिक ताकत को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र में की खूबसूरती देखिए, अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, 2 ऐसे लोग जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इतने बड़े आरोप लगते रहे, एक तो आपका नाम पता ही होगा अमृतपाल सिंह जो जेल के अंदर है, उसके ऊपर NSA लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। दूसरी तरफ आतंकवादियों का जो सिपह सालार है, जो आतंकवादियों की मदद करता रहा है, जम्मू कश्मीर का जो शख्स है, वो जेल के अंदर से वो भी चुनाव जीत जाता है। राजनीतिक सपोर्ट खत्म कैसे करेंगे जब ये आतंकवादी, इस तरह के अलगाववादी जो हैं वो खुद ही राजनीति में आ रहे हैं? जो 10 साल से सरकार चल रही है उन्हीं का ये कहना है, उन्होंने इस पर क्या काम किया है, कैसे कमर तोड़ी है, फिर हमें गुमराह भी ना करें ना जी। बिल्कुल, कम से कम देश की जनता को गुमराह ना किया जाए, फिर ये माना जाए कि हाँ आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं, आतंकवाद की कमर नहीं टूटी, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, लड़ रहे हैं, सरकार लड़ रही है, वहां भी सरकार के हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, वो भी किसी परिवार के बच्चे हैं, जवान है, या सिर्फ हमारे सैनिक शहीद होने के लिए हैं। और आप उस टाइम में भी जब ये 3 दिन घटनाएं हो रही हैं, आप जश्न मना रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में आप लोग जश्न मना रहे हैं अपनी जीत का। टाइमिंग देखिए ना, शपथ ग्रहण समारोह, सही बात आपने कही है, बिल्कुल सही बात आपने कही है। अमरीश जी हमारे साथ हैं। अमरीश जी, आतंकवाद का जो मुद्दा है वो लगातार उठता रहा है, और जब जब देश में इस तरह के आतंकवाद की घटनाएं देखी अमरीश जी, लगातार विरोधी स्वर भी हम लोगों ने निकाले हैं, आपने भी उठाए हैं, कहीं ना कहीं जो कहते का ISI है उसके विरोध में आप लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं। इस जो घटनाएं अभी लगातार 48 घंटे के अंदर 3 घटनाएं हुई हैं, हिंदू वाहिनी जो है वो लगातार पुतला फूंक रही है, प्रदर्शन कर रही है, आवाज़ उठा रही है, लेकिन इस तरह की आवाज़ें तो पहले भी उठती रही हैं, आतंकवाद रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से उन शहीद परिवारों को नमन करता हूं, घायल जो दर्शनार्थी थे उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। दूसरा, इस कायराना हरकत की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तीसरी विषय ये कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री बनकर के आए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात की है, जो है आप देख रहे हो कि सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुस करके केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्रवाई की है, वो उसी प्रकार की कार्रवाई मैं चाहता हूं कि सरकार इस घटना के बाद उन आतंकियों के माद में घुस करके कार्रवाई करे। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
इस कायराना हरकत करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। जो नहीं, कब होगी? पिछले 14 महीनों में 9 हमले हो चुके हैं, 18 सैन्य कर्मी जो है बलिदान हुए हैं, 10 आम आदमियों की जानें गई हैं। उसके अलावा आपको वो याद होगा जो सेना के जवानों के ट्रक के ऊपर वहां पर हमला किया गया, आग से पूरी तरीके से जल गए थे सैनिक। लगातार सैन्य कर्मी मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम ये बात यहाँ पर कहें कि हमें उम्मीद है, हमें ये लगता है कि सरकार ऐसा करेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारे अपनी बातों, अपने दावे में ही खोखलापन थोड़ा सा नजर आ रहा है? ऐसा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। जो हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, जो है अगर कार्रवाई हुई तभी हम कह रहे हैं। और कोई आज ये बदलते युग का भारत है, जो पहले वाला भारत नहीं है कि गोली का जवाब डंडे से हम देना। हम गोली का जवाब इस समय बम और मोटारों से दे रहे हैं। जो है तो विश्वास करिए, और निश्चित तौर पे कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो है इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हम राजनीति की बात नहीं। अमरीश जी, मैंने अभी सवाल अमरीश जी, मैंने जो सवाल किया अभी अश्विनी जी से, वो आपने भी सुना होगा कि हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि जो अलगाववादी नेता हैं जो जेल में बंद हैं, एनएसए इनके ऊपर लगा हुआ है, जो आतंकवादियों के सहयोगी जेल में बंद हैं, वो हमारे लोकतंत्र में चुनाव जीत रहे हैं, वो सांसद बन रहे हैं। ऐसे कैसे हम उम्मीद करें कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहेगा जब ऐसे लोग कहते हैं सत्ता में आने की कोशिश करेंगे? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के लोग भी जीत करके जा रहे हैं। जो है और कहीं ना कहीं ये कमी हम वोटरों के अंदर है। जो है हम किसको चुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहीं न कहीं हमसे ये गलती चूक हुई है। जिन वोटरों ने उनको वोट चुन करके भेजा है सदन में, ऐसे मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी उस क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा, किसी देश के कोने कोने के लोगों से, इस प्रकार के लोगों को न चुने जिससे भय का माहौल व्याप्त होता हो, जिन्होंने पूरे समाज को भय मुक्त किया, भय से ग्रसित किया हो। कहीं भी किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, जो है इस प्रकार से भयभीत करने वाले लोगों को कहीं नहीं चुनना चाहिए। जो है अंकित जी, मैं आपके पास आता हूं। अंकित जी, जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 70 से 80 विदेशी आतंकवादी जो हैं वो घुसपैठ कर चुके हैं। जब हमारी देश की सुरक्षा इतनी मजबूत है, जब बॉर्डर हमारे इतने मजबूत हैं, हमारी आर्मी इतनी मजबूत है, फिर ये विदेशी आतंकवादी जो हैं वो हमारे देश में घुसपैठ कैसे कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी किसी न वजह से। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि सरकार, हम लोग जश्न मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे मोदी जी ट्वीट भी किए हैं। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, ये तो हमारे अश्विनी जी कह रहे हैं ना कि जो सरकार है वो जश्न में लगी हुई है। जगह जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा रही है, लोग वहां पहुंच रहे हैं। ने भी ट्वीट करके बोला है, हमारे गृह मंत्री जी भी सभी के साथ हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी सभी का साथ दे रहे हैं। और जैसा अमरीश भैया ने बोला है जी कि ये कहीं ना कहीं हर वोटर की कमी है। अपने वोट का, अपने ताकत का सबको आभास होना चाहिए। लेकिन अंकित जी, दुर्भाग्य तो यही है ना कि हमारे जो देश के जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो एक्स पर आके पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेते हैं और खत्म कर लेते हैं कि हमने सांत्वना व्यक्त कर दी। और दूसरी जगह विपक्ष की आप बात करते हैं, विपक्ष तो लगातार नहीं, विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं, राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं। हमारी सरकार भैया ग्राउंड पे काम करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हर जगह अवेलेबल है। मुख्यमंत्री जी का फोटो भी आया होगा सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी हर एक लोगों से मिल रहे हैं। गोरखपुर के जितने भी लोग घायल हुए हैं, राजेश जी, सोना जी, गायत्री जी, सोनी जी, सभी से मुख्यमंत्री जी हमारे मिले हैं। बनारस के अतुल मिश्रा जी और उनकी पत्नी से जाके मिले हैं। अंकित जी, मेरा सवाल यही तो है सर कि आजादी के बाद से अगर मैं बात करूं आतंकवादी घटनाओं की, आप उस टाइम का भैया परसेंटेज उठा के देख लीजिए और आज के डेट का परसेंटेज उठा के देख लीजिए। उस टाइम कितना आतंकवादी हमला होता था हमारे देश पे और आज के डेट पे कितना हमला होता है। और बदले में हमारी देश तब क्या करती थी और आज के डेट में क्या करती है। आज के डेट में हमारी सरकार घर में घुस कर मारती है। नहीं, आपने परसेंटेज की बात की तो परसेंटेज मैं आपको भी बता देता हूं अंकित जी। 1989 से अब तक जितने भी ये टेररिज्म एक्ट हुए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं, 50,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें 15,000 से ज्यादा नागरिक हैं और 5,000 से ज्यादा सुरक्षा बल शहीद हुए हैं। ये आंकड़ा है। आप ये मत कहिए कि हमारे जब सरकार आई उसके बाद के आंकड़े देखिए, उसके पहले के आंकड़े देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। राज शर्मा जी,
मुद्दा बड़ा ज्वलंत है। और मैं अंकित जी से वही बात कर रहा था। अंकित जी अभी हमारे बीजेपी के नेता हैं, वो यहाँ कह रहे हैं कि आंकड़े देखिए, हमारी सरकार के आंकड़ों में और उस सरकार के आंकड़ों में, कांग्रेस की सरकार जब थी उसके आंकड़ों में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब अब आंकड़ों के हिसाब से हम देखेंगे कि आतंकवाद कितने परसेंटेज बचा है, तो हम आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे हमारे सुरक्षा बल कितने शहीद हुए हैं, आम जनमानस कितने मरे हैं। हम आंकड़ों के हिसाब से, यानी कि अब जो जीवन है, जो जिंदगी है, वो आंकड़ों के स्तर पर चलेगी। राज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 1989 मैंने आंकड़ा एक दिया, 1989 से अब तक 50,000 लोगों ने जान गंवाई है आतंकवादी घटनाओं में, जिनमें 15,000 से अधिक नागरिक थे और 5,000 से अधिक सुरक्षा बल शहीद हुए हैं। भैया मुझे लगता है, भाई मैं एक बात कहता हूं, इनकी मैंने थोड़ी सी बात सुन ली थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्हें भी डिफेंस या श्रीनगर और लेह लद्दाख कश्मीर की बातें कुछ भी नहीं पता। और मैं एक और बात बता रहा हूं, किसी भी आतंकवादी घटना के आंकड़े कभी गिनती नहीं की जा सकती और उसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। मुझे आप ये बताइए, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप लोग नक्कारों की तरह मत बोला करें। आप समझा करो देश का, ये बड़ा नाजुक मसला है भाई। आपके टाइम में 2 मरे, किसी के टाइम में 3 मरे, आप सक्सेस मान रहे हो? आप ये कहते कि जब से हम आए, जिस वादे से हमने सरकार बनाई थी 2019 में, उसके बाद अगर एक घटना हुई हो तो हमारा सर कलम होगा। आप ही के नेता, मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते थे ना कि घुस के मारेंगे, एक सर की जगह 4 सर लाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये एक के बदले एक सर तो नहीं ला पाए, लेकिन इनके ही टाइम पे 4 ऑफिसर मारे गए। अब बताइए आप क्या करोगे इस बात के लिए? तो मैं इस बात को नहीं करता। और मैं फिर आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप आतंकवादियों की बात ही मत करिए, क्योंकि यह बिल्कुल सारी चीज विख्यात है कि इन्हीं के गवर्नर ने कहा था कि हमारी नाकामियां थी। मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया था, तब ये पुलवामा का हादसा हुआ था। आप किस मुंह से कह रहे हो? बात बताइए। अगर आप मेरे बारे में कोई बात कहें तो मैं एटलीस्ट ये तो पूछ सकता हूं कि भाई आखिर बात क्या है। ऐसा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक सफाई नहीं दी और उसका नतीजा ये हुआ कि ये हार गए, अल्पमत की सरकार चला रहे। उसके बाद ये कह रहे हैं पहले ऐसा नहीं होता था। अरे भाई, आपको 2014 में कौन हार गया? कौन हार गया? आप लोग कहां हारे हैं? कितनी सीटें आई कांग्रेस की? सुन लो कांग्रेस की देखिए, कितनी सीटें आई हैं? आपको पता किसने हराया? राम भक्तों ने हराया। जो राम भक्तों से आप खेलते थे, राम भक्तों ने आपको हिला दिया। वो तो भक्तों ने वोट दे दिए। पूछना चाहता हूं, नंबर बताइए आप। नंबर बता। अरे यार, मुझे तो समझ नहीं आई, वो कौन सा सपना था 400 पार, 80 पार? क्या हुआ? क्या हुआ? 70 साल राज करने के बाद आप लोग 100 सीट नहीं ला पाए। क्या हुआ? बताइए मुझे ना। नहीं, एक बात बताइए। एक और बात बताऊं मैं एक और बात, मैं थोड़ा देर से जुड़ा तो मैं आपका नाम नहीं जान रहा, लेकिन मैं आप ही को कह रहा हूं, बीजेपी के नेता भाई, एक बात याद रख लेना। ये हिंदू वाहिनी के नेता अमरीश जी हमारे साथ, हिंदू वाहिनी अब इनसे ही बात। अरे अनुराग भाई, इन्हीं से बात कराना। आप हिंदू वाहिनी की हो, आपने ये पीताम्बर पहना। पीताम्बर पता क्या होता है? पीताम्बर होता है जिसने सनातन धर्म को आत्मसात कर लिया हो। आप लोग हंस रहे हैं? यहाँ आतंकवादियों के द्वारा मेरे देश में, मेरी देश की जनता को मारा गया, और आज आप टीवी चैनल में हंसकर बोल रहे हैं। अरे हंसकर बोलना ही आपका पाप दर्शाता है। नहीं, आज हंसने का मौका नहीं है। सिर्फ चिल्लाना जानते हैं जो है, कांग्रेस के लोग चिल्लाना जानते हैं। काम तो जब अभी बच्चे हो, जब जनमानस से अवसर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाए। फिर मैं पूछ लूं और आपके जमाने में, एक मिनट, आपके जमाने में सैनिकों के सर काट करके जो है फुटबॉल की तरह खेला जाता था। बात सुनो, और आप लोगों ने इलेक्शन के लिए मरवाया नहीं। मैं इसका भी जवाब देता हूं। अमरीश जी, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। अमरीश जी देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा। जब भी राजनीति की बात होती है, आर्मी को, देश की सेना को अपनी राजनीति से थोड़ा बाहर रखा करिए। आप लोग जब ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना कि देश की सेना के जवानों का सिर कलम करके फुटबॉल खेला गया, ये एक तरह से आप देश के उन शहीदों का अपमान करते हुए नजर आते हैं। अमरीश जी, ये आप कहिए कि इसमें नाकामी कांग्रेस की सरकार की थी, नाकामी कांग्रेस की सरकार की थी, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप देश के जवानों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में इस तरीके से बात करेंगे कि
मेरी चादर जो सबसे सफ़ेद है, आपकी चादर में इतने दाग हैं, और उसमें आप नाम जब लेंगे आर्मी के जवानों का इस तरीके से कि उनके सिर के साथ फुटबॉल खेला जाता था, तो ये चीज़ थोड़ी सी अखरती है। तो आप कांग्रेस पर सवाल उठाइए, आप उनकी खामियों को गिनाइए। भाई एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट यार, बात सुनो अमरीश भाई, कभी तो सीरियस हो जाओ, कभी भी सीरियस। एक और बात याद रखना, आपने कश्मीर घूमने गए होंगे, इधर सुन लीजिएगा, आप घूमने गए होंगे, आपने वहां पे देखा नहीं, मैंने देखा है। इधर सुन लीजिए आप बात को, हिंदुस्तान की आर्मी का जवान अपना 110% देता है, उस पे उंगली मत उठाना। अगर इकबाल होता है, अगर इकबाल किसी का गिरता है तो वो सरकार को होता है, चाहे किसी की सरकार हो। और एक और बात कहता हूं, मैं आप ही को नसीहत दूंगा, छोटे भाई जैसे हो मेरे लिए, आप बोलो तो आत्मा की आवाज से बोलना, रहने दो। हमारे पूर्वजों ने अगर कोई गलती हो गई, हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें नहीं करनी है। अरे कई हजार मोदी जी आएंगे, कई हजार और नेता आएंगे तो तब ना, जब मेरा देश बचा रहेगा, मेरे देश की आर्मी का इकबाल बना रहेगा। आप आर्मी के इकबाल को मत गिराना भाई, कैसे रहते हैं आपको पता नहीं है, एक दिन नहीं रह सकते अमरीश भाई, चैलेंज भर के कहता हूं, एक दिन अगर आप रह जाओ, अगर एक दिन क्या 8 घंटे अगर आप सांस ले लो, तो गुलामी करूंगा आपकी 6 महीने तक। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप जब भी पीतांबर कपड़ा पहनिए तो आप ये कहिए, अगर मैंने भगवा पहना है तो मैंने देश की आत्मा को आत्मसात किया है, वरना मैं भली बात ही जानता, मेरे परिवार के लोग, मेरे परिवार के भी आर्मी में ऐसा नहीं, मैं कहीं दूर का, आपने कैसे बात करी ऐसे? मेरे परिवार के तीन लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि दुख दर्द को समझता हूँ, बताते हैं। अगर वो 8 घंटे तक, हमको अगर 8 घंटे तक अमरीश भैया, अगर 8 घंटे तक आप पहले क्या इस्तीफा करती थी, वही बताते, वही बात कह दी। 6 महीने गुलामी करने को राजी सवाल हो गया, जवाब भी तो सुन लीजिए। गुलामी का बात मत करिएगा भैया। अगर 8 घंटे तक अमरीश भैया का कपड़ा पहन लिए और खड़े हो गए मैदान में, तो क्या आप उनके 6 महीने तक गुलामी करेंगे? उनकी गुलामी कर लेंगे, बात करते हैं। हाँ, गुलामी कर लेंगे। आप बताइए, कहने और करने में भैया बहुत फर्क होता है। कर लूंगा, बोलो, लो ओपन चैलेंज। एक और बात बताऊं, आप लोग पहले मेरी बात सुनो, आप लोगों को देश से कोई प्यार नहीं भाई, आप लोग गद्दार पार्टी के लोग हो ना। आपको प्यार था ना? था, आप ही लोगों का प्यार था कि 370 लगा हुआ। बोल रही हो ना, ये जो बोल रही हो ना, अच्छा बताओ 370 के बारे में जानते क्या हो? ओपन है ये मेरी आपकी आर्मी। आप क्या जानते हो 370? सवाल करने की बातें मत करा करो, ये एक और बात, ये मत करा, मत बोला करो। अच्छा एक भारतीय, एक सेकंड राजी, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राजी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सारी बातें ठीक है, आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो गया, लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए कि अगर आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आतंकवाद खत्म किया था, सारी चीजें थी, मान लिया, लेकिन एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगा, इस बार जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो सीमा पार से पाकिस्तान के लोग बैठ के क्यों कह रहे थे कि ममता बनर्जी को जीतना चाहिए, राहुल गांधी को जीतना चाहिए, मोदी सरकार जानी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार की सरकार में ही हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। क्यों ये मतलब खुशियां क्यों मनाई जा रही थी, दुआएं क्यों की जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ये सत्ता में आए? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। मेरा जवाब सुनना भाई जी। मैं भी चाहूंगा, मैं इसका जब पहले तो मैं जवाब कहता हूं, कौन क्या कह रहा है मैटर इज लिटिल, वी डोंट हैव एनी कंसर्न। मगर एक चीज और भी तो बताइए, चाइना या अमेरिका क्यों कह रहा था कि मोदी जी आ जाएं, सबकी साली बन जाएगा, जबकि आपको ओपन चैलेंज करके कहता हूं, अगर सबसे बड़ा अगर किसी भी देश का दुश्मन होता है तो वो अमेरिका होता है। अमेरिका जब चाहे तो ड्राइवर से मिनिस्टर को मरवाता है। अमेरिका वो चीज है, क्यों कहा किसी ने? मुझे आप अच्छे लगते हो, मेरे पास आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट का फोन आया, मैं जुड़ गया कि आप बायस होके बात नहीं करते हो, मुझे अच्छा लगता कि नहीं आप सच बात बोलते हो, तो मैं ऐसे चैनलों को पसंद करता हूं। अब इसमें बताओ क्या लालच है कोई? अब उन्होंने कह दिया होगा, नेता है, नेता बोलेगा नहीं क्या? अब जैसे आजकल भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख बना दिए कि कहां कौन घुस के मारेगा, कौन बैठा रहेगा जो। अरे यार, इसकी एक और बात, एक और मेरी बात मिटा दो, एक बात याद रखना, इतना सा है पाकिस्तान, 2 कौड़ी का देश है, 2 कौड़ी का देश है। मैं कहता हूं 3 मिनट में मेरी देश की सेना मिटा के रख देगी, इस्लामाबाद को नेस्तनाबूद कर देगी, और आप उसका डर दिखाते हो।
शर्म नहीं आती आपको? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। शर्म तो आप लोग, आपके पापों का भुगतान देश झेल रहा है अभी जो है, आपके पापों का भुगतान देश झेल रहा है। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। नहीं तो अमरीश जी, पिछले 10 सालों में तो आपकी सरकार रही है ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, सशक्त सरकार रही है, तो फिर धारा 370 खत्म करने की 370 खत्म करी गई और प्रबल तरीके से खत्म की गई है। कांग्रेस के लोगों ने पैदा कर रखा था कि 370 हटेगा तो कश्मीर में आग लग जाएगा, देश में आग लग जाएगा जो है। 370 तो खत्म हो गया सर अमरीश जी, 370 खत्म हो चुका है। 370 खत्म होने के बाद अब ये चीजें क्यों नहीं खत्म हो पा रही? जो है एक देश एक विधान किसने क्यों झेलम का रंग जो है वो बार बार लाल हो रहा है? जी मैं भी सही कह रहे हैं अनुराग जी, आप 370 हट गई, अब क्यों हो रहा है? क्यों झेलम का रंग बार बार लाल हो रहा है? जो पर्यटक वहां जा रहे हैं, क्योंकि अब जो आतंकवादी संगठन है उनका साफ कहना है कि हम अब पर्यटकों को और जो गैर जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जो गैर लोग हैं, जो बाहर से यहां आते हैं, उनको निशाना बनाएंगे। और ये बात आपको याद होगी कि मजदूरों को निशाना बनाया गया, वहां पर चुन चुन के मारा जाता है, वहां पर मजदूरों को, बिहार के मजदूर, यूपी के मजदूर, उनको लेके। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चीजें जो हो रही हैं 370 हटने के बाद हो रही हैं? वहां तो आपका कंट्रोल है। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कार्रवाई इस सब चीजों पे, जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। एकजुट होकर के देश के लोगों को जो है दलगत भावनाओं से हट करके देश को एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। देश में तो सर, देश में तो कांग्रेस भी आती है, देश में तो विपक्षी भी आते हैं, आप भी आते हैं, प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान भी आते हैं, मंत्री बिजी है सरकार में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हैं, बिजी हैं कि किसको तोड़ूं, उन्हें क्या लेना देना? बेकार की बातें करते हो अमृत भाई। मत बोलिए कैसे, आप पहले सुधरिए, आप पहले अश्विनी जी, पहले अपने नहीं राजी से अश्विनी जी के पास चलते हैं, बड़ी देर से बैठे हुए हैं। अश्विनी जी, कौन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आदरणीय जी? जी अनुराग जी। अश्विनी जी, मुझे एक चीज बताइए, ये जब भी आरोप प्रत्यारोप का खेल होता है, ये लोग, मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो दल हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि इसमें पिसता जो है आम जनमानस है? अब आप सोचिए, 370 खत्म हुआ, 370 खत्म होने के बाद की जा रही थी कि हम विकास करेंगे जम्मू कश्मीर का, हम पर्यटन स्थल बनाएंगे। अब जब पर्यटक वहां पे पहुंच रहे हैं, जो इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की, उसको सुदृढ़ किया जा रहा है, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान को परेशानी होना तो लाजमी है। और परेशानी जब होती है तो आपको पता है कि आपके अंदर के ही कई लोग ऐसे भी जो भीतरघात कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए लोग। तो फिर आपकी जो खुफिया तंत्र है वो क्या कर रही है? क्योंकि आपको भी पता होगा सर, 370 खत्म होने के बाद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने छद्म रूप के अपने कई संगठन चला रखे हैं, जिनके नाम अगर बात करें, कश्मीर टाइगर, TRF, पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट जो फोर्सेस है वो, उसके अलावा फॉल्कन स्क्वाड, जो जल्दी से त्वरित कार्रवाई करने के लिए। 370 खत्म होने के बाद ये सब चीजें सामने आई हैं, इस पर क्या कहेंगे? आपका क्या विश्लेषण कहता है? असलियत यही है जो राज जी कह रहे हैं कि इस सरकार को इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर सरकार ईमानदारी से काम करती तो आज, मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं, पुलवामा वाला कांड साफ हो चुका होता, और अगर वो साफ हो चुका होता तो आज शायद आतंकवाद भी वहां पे ना रहता। आज तक आपकी सरकार बहुत काम कर रही है, घर में घुस के मार रहे हो। पुलवामा वाला कांड छोटी घटना है क्या? क्या आपने आवाज उठाई कि उसका आज तक पता क्यों नहीं चला? दूसरी बात, आप सिर्फ सरकार बनाने में लगे हुए हैं, आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है अभी भी। मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये जश्न का माहौल इन 3 दिनों में, शपथ ग्रहण अपनी जगह, जश्न का माहौल, विजय पर्व, क्या ये इन 3 दिनों में शोभा दे रहा है? जो आपकी सरकार के लोग विजय पर्व मना रहे हैं, कम से कम जवानों के शहीदी को तो याद करो। आप जा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वो सब ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहली बात तो ये 370 कैसा हटा है, उसकी आप बारीकी से पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। राज जी अभी कह भी रहे थे, आप उनसे डिबेट कर लेना। ये भी एक छलावा है अनुराग जी। 370 जो ये कह रहे हैं हटा, वो भी एक छलावा है।
उसका कोई अनुच्छेद हटा है, 370 नहीं हटा। और जम्मू कश्मीर में जब तक सरकार ईमानदारी से काम नहीं करेगी, ईमानदार, अब वोटों के लिए पाल के रखना चाहते हो या देश में शांति बनाना चाहते हो? बिल्कुल अंकित जी, वोटों अंकित जी से बाहर आइए आप। जी 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 अंकित जी, बिल्कुल सही सवाल उठाया है अश्विनी जी ने कि जिस शगुफे में आप, जिस ख्वाब में आप जी रहे हैं, जो एक कहता ना कि हवाबाजी की दुनिया में आप लोग जी रहे हैं कि हमने 370 हटा दिया, आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन आतंकवादी तो यहीं पे बैठे हुए हैं ना सर। आप ये कह रहे हैं ना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक सर्जिकल स्ट्राइक और होनी चाहिए, हमने अंदर घुस के मारा है, आप ये कहते हैं ना? जी, आपने अंदर तो घुस के मारा है, लेकिन आपके घर के अंदर जो आकर बैठे हुए हैं, जैसे मैंने अभी बताया 70 से 80 विदेशी आतंकवादी घुस के बैठे हुए हैं, जो यहाँ के जो विदेशी छोड़िए, जो यहाँ के लोग सीमा पार से आके बैठे हुए हैं, जो यहाँ के कई ऐसे लोग भी हैं जो उनके साथ मिल के काम करते हैं। आप खुद सोचिए कि एक घटना होती है, बस पर अटैक होता है, उसके बाद सीधे सीधे कठुआ के एक गांव में जाते हैं आतंकवादी, वहां पर पानी मांगते हैं एक महिला के घर का दरवाज़ा नॉक करके। उसके बाद जब वहां पे नहीं सुनते हैं, वो लोग चिल्ला देते हैं, तो उसके बाद गोलीबारी कर देते हैं मासूम गांव वालों पे। एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगती है, उसके बाद वहां पे सुरक्षा बल पहुंचते हैं, तो एक आतंकवादी मारा जाता है, दूसरे के, आज की घटना है कि दूसरा आज मारा गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके पास जब तलाशी होती है तो 1 लाख रुपए यहाँ की मुद्रा मिलती है, इस देश की मुद्रा मिलती है। अब आप ये बताइए कि 1 लाख रुपए कैश इस देश की मुद्रा उसके पास कहां से आई? दूसरी बात, बाहर तो आप तब मारेंगे ना पाकिस्तान में जब आप देश के अंदर बैठे हुए लोगों को मारेंगे। सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनकी कहीं ना कहीं आईबी और रॉ जैसी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनकी जो कार्यशैली है उस पर कहीं संदेह तो नहीं होता कि पता ही नहीं चल रहा है, बाद में पता चल रहा है कि अरे घर में ही बैठे हुए थे, बाहर से तो जाने की जरूरत ही नहीं, पहले घर की सफाई कर लें सर। अनुराग भैया, जो भी घटना हुई है इससे हम सभी देशवासियों को चोट पहुंचा है और इसमें पार्टी वाली कोई बात नहीं है, सभी को दर्द है इस चीज का। अरे सर, इसका दर्द है तो आप तो जश्न मनाते हैं ना कि हमने पुलवामा के बाद घुस के मारा है। आप पहले उसका जवाब दे दीजिए। दर्द है, मान लिया दर्द है, बहुत दर्द है सर, लेकिन जो घर के अंदर बैठे हुए उनको कब मारेंगे? ये आते कहां से, जाते कहां हैं? उनका भी इलाज बहुत जल्द होगा। जैसे पुलवामा अटैक पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, भारतीय मुद्रा ये जो हो रहा है सर, मैंने आपको, अंकित जी आपको शायद याद नहीं, मैंने जब चर्चा शुरू हुई थी मैंने आपको तभी बताया था कि पिछले 14 महीनों में, 14 महीने की बात कर रहा हूं, 14 महीनों में 9 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और उसके बाद 18 सैन्यकर्मी बलिदान हुए हैं और 10 से ज़्यादा जो आम नागरिक हैं वो मारे गए हैं। ये 14 महीने के आंकड़े हैं। और उसके बाद ये आतंकवादी आते हैं, जंगलों से निकलते हैं, रिहायशी इलाकों में जाते हैं, सेना के बेस पे अटैक करते हैं, कहीं रिहायशी इलाकों में अटैक करते हैं, कहीं पर्यटकों, जो पर्यटन या जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनकी बसों पर अटैक करते हैं, फिर आराम से जंगलों में चले जाते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि हम सुरक्षा एजेंसियाँ, जो सुरक्षा बल हैं, वो बेचारे मेहनत करने में लगे रहते हैं, वो घेराव करते हैं। जब उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है, उनकी टीम के नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है, उस नेटवर्क को क्यों नहीं तोड़ा गया अभी तक? सवाल ये, दर्द है, दर्द मुझे भी है, दर्द आपको भी, दर्द तो राज जी को भी है, दर्द सबको, अमरीश जी को भी है, लेकिन ये इस दर्द की दवा, इस दर्द का इलाज पूरी तरीके से कब होगा? इलाज बहुत जल्द होगा। और रही बात लोगों की, तो विदेशी मुल्क के लोगों को इस बात का बहुत कष्ट है, बहुत दुख होगा कि जितनी उन लोगों की आबादी है उससे ज्यादा तो हमारे प्रधानमंत्री जी देश में राशन बांट चुके हैं। वाह, अरे कहाँ की बातें कह रहे हो अंकित भाई, क्या बातें कह रहे हो भाई? वाह अंकित जी, वाह। ये टुकड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है पासिंग चल रहा है। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, ऐसा अंकित जी ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया मैंने? अनुराग डायरी ये दूसरी पूरी बातें सुन लीजिए आप। नहीं अंकित जी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपके सिलेबस के बाहर का सवाल पूछ लिया है कि आपको प्रिपरेशन नहीं है, तो जैसे बच्चों के पास होता है ना, सिलेबस का सवाल रट्टा तो कुछ और मार के आए तो सवाल में जवाब वही लिख देंगे और आखिरी में लिख देंगे इट्स प्रूफ। ये कोई एग्जाम का हॉल नहीं है कि एग्जाम में लिख दिया एंड प्रूफ। ये सबसे बड़ा एग्जाम है, देश देख रहा, देश, ये देश देख रहा अंकित भाई। आज एक बताओ अनुराग भाई, इनकी फेलियर कहां हुई है बताओ अंकित भाई। आप लोगों की फेलियर पिछले 10 साल में ये हुई कि आप लोगों की सरकार, आपके नेता
विपक्ष मुक्त नेतागिरी चाहते थे, आतंकवादी मुक्त देश नहीं चाहते थे। अगर आप लोगों का इकबाल होता कि आतंकवाद मुक्त करना है देश को, तो आज इनकी औकात, पाकिस्तान की औकात इतना सा है, अगर मुट्ठी भर के मार दो तो 3 मिनट में नष्ट हो जाएगा। लेकिन तो आपका 70 साल में इकबाल आपने चुका है, क्यों नहीं कर आप दिया भाई अपनों से साहब? लड़ रहे हो। 70 साल में आपने आप क्यों नहीं एक कर दिया 3 मिनट के लिए? एक मिनट सुन लो। देश को कटघरे में खड़ा करने का काम किसने किया? राहुल गांधी जी ने देश के अच्छा, आप तो खिलाफ बोलो जाकर मत। देश के 70 बाहर साल जाकर में के 3 देश मिनट के नहीं आए थे से कभी। अच्छा, आप लोग नाबालिग नहीं हो, आप लोग नाबालिगों की नहीं, तरह बात बालिक करते है, हो। लेकिन जो है देश को है? ये देश के बताओ, खिलाफ 47 में एक पार्टी के नेता ने जो देश को कटघरे में खड़ा किया जो है। अरे सुन तो लो। अच्छा, इसलिए मरने दो आप। नहीं अब नहीं, एक मरने और की मेरी बात एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट, बातों को इधर उधर एक लेकर के मिनट, जा रहे हैं, मेरी बात सुनो, तो मेरी हर बात बातों सुनो। पे आपको जवाब अरे देना पहले पड़ेगा मेरी- जो है ना। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। देखिए, पहले मैं देखता था, मैं जी। 20 साल पहले देखता था, मेरे मोहल्ले में 4-5 कारें थी। अब तो जी। दूध वाला भी बुलेट से आ रहा है। तो जी। हमारे और आपके पिताजी, मेरे पिताजी, लो मैं कहता हूं, मेरे पिताजी पैसे में हमसे ज्यादा थे, तनख्वाह उनकी ज्यादा थी, लेकिन उनकी जी। शादी बताते हैं कि शादी हुई थी तो नॉर्मल से हुई थी, बैलगाड़ी में गई थी बारातें, है ना, एक ट्रैक्टर था छोटा। अब मेरे जो भतीजों की शादियां हो रही हैं, धूम धड़ाके से हो रही हैं, तो क्या अपने बाप को निकम्मा कह दूं? क्या बातें कह रहे हो यार। इसीलिए आतंकवाद बढ़ रहा है, क्योंकि आपने नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बातों को नहीं सुना कि पूर्ववर्ती सरकारों की बुराई करो, मगर इतनी मत करो कि देश की बुराई होने लगी। देश के लिए सोचो। आज जो आप और मैं बोल रहे हैं, ये 1986 में दिया हुआ राजीव गांधी जी का विजन था। जब 1986-87 में एटीएम का उद्घाटन हो रहा था, आप ही के पार्टी के लोग भारत बंद का आंदोलन कर रहे थे। आप समझते नहीं हो बात को भाई। आज हम लोग गाड़ियों से चल रहे हैं, आज बच्चे को एक्टिवा लेके दे देते, क्योंकि हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं कहता कि 10 साल में कुछ चीज अच्छी नहीं हुई, मगर अगर आप कहोगे कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मुझे इस बात का दुख पहुंचेगा। और आप जैसे नाबालिग लोग जो अपने आप को 2014 के बाद का पैदाइशी समझते हो, तो दुख तो लाजमी है ना मेरे जैसे एक वरिष्ठ आदमी के ऊपर। आप लोग को समझ ही नहीं आती है। अभी अश्वनी भाई ने बात कही तो आपको अश्वनी भाई की बात काटनी है। सच को एक्सेप्ट करो। अगर हमारी नीतियों से देश को सन 2014 में, 2004 और 2009 में जो हमारी यूपीए की सरकार चली, देश की जनता को कुछ चीजें हमारी अच्छी नहीं लगी थी। हो सकता है वो हम ना कर पाए हों, लेकिन तभी तो आपको चुना था। जब मेरे देश के उस लड़के ने, जो 18 साल का लड़का था, जिसने पहली बार वोट दिया, उसने ये सुनने के लिए कहा था कि एक अम्बरीश आएंगे और एक अंकित आएंगे, पिछले 70 साल की बात करेंगे, मेरे रोजगार की बात की करेंगे और आतंकवादी घटनाओं को एग्जाम्पल देके समझाएंगे। अरे यार, समझा करो देश के लिए। आप भी तो 10 वर्षों की बात कर रहे हैं। आप 10 वर्षों की बात करेंगे, तुम 70 वर्षों की बात नहीं करेंगे जो है। अमरीश भाई, आपको जब सुनना भी चाहिए ना। नहीं, राज जी थोड़ा सा हम सुन लेते हैं अमरीश जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, घटना कहीं भी हो हम्म, और किसी की सरकार में हो, ये घटना निंदनीय है जो है, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब की संवेदना उन परिवारों के साथ होनी चाहिए जो शहीद जवान हुए हैं और जो श्रद्धालु हुए हैं जो है। और रही बात कार्रवाई की जो है, तो कार्रवाई के लिए हम सबको मिल करके जो है सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि कठोर बिल्कुल से अमरीश कठोर जी, अमरीश जी, कैसे नियम, हाँ, कैसे और नियम को सख्त किया जाए, इस प्रकार की घटनाएं ना हो जो है। अमरीश जी, कितने दिन आप ये करेंगे? जो प्रदर्शन चल रहा है अभी झांसी वगैरह में, हर जगह आपने प्रदर्शन किया, कितने दिन तक ये प्रदर्शन करेंगे, मुझे ये बताइए। हम लोग सरकार से मांग करेंगे कार्रवाई हो इस प्रकार के। कब तक मांग करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए कब तक मांग होती है? आज घटना हुई, 2 आतंकवादी मारे गए। एक बात शर्मा जी ने कही, आपने भी कही कि ये जो घटना देश के अंदर है, निश्चित तौर पे हमें पहले देश के अंदर छुपे उन गद्दारों को, जो इस प्रकार के लोगों से मिलकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे, क्योंकि आप लोग सुनिए अमरीश जी, जब घटना हुई आपके सबके सामने हुई, आप सबने इसको उठाया, आपने प्रदर्शन किया, आपने पुतला जलाया, हर जगह आप लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये कितने दिनों तक? आज घटना हुई है, आतंकवादी मारे गए, कल 2-4 और मारे जाएंगे, उसके बाद मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद आप लोग भी शांत हो जाएंगे, उसके बाद फिर से
कोई घटना होगी तब फिर से आप लोग अचानक से सब लोग आ जाएंगे, बहुत सारे दल है खड़े हो जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, बयान देंगे, उसके बाद मांग करते हैं। वो मांग फिर कहां तक जाती है? अगर आप आंदोलन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं, तो सिर्फ ये 2, 4, 5 दिन ये प्रदर्शन नहीं चलेगा सड़कों पे कि मीडिया का फुटेज लेने के लिए, मीडिया की बाइट लेने के लिए सीधे सीधे केवल ये हमने कर लिया, उसके बाद अपनी पीठ थपथपा ली। जो है हिंदू वाहिनी मीडिया का फुटेज लेने के लिए कार्य नहीं करती है। माओवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आज से नहीं, जब से हिंदू वाहिनी का गठन हुआ सन 2002 से लेकर के निरंतर हम ये बात करते आ रहे हैं जो है। और हमारी हमेशा देश को लेकर के हम सबकी चिंता बनी रहती है, उसको लेकर के हम सब काम करते हैं जो है। और लगातार सरकारों से संवाद स्थापित करके, जो भी सरकारें रही संवाद स्थापित करके जो है उसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई है जो है। जी मैं एक बात कहना चाहता हूं अनुराग भाई, क्योंकि समय है, फिर मुझे जाना होगा, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप हिंदू वाहिनी के नेता हैं, आप किसी भी पार्टी के नहीं हो। आप करिए, जंतर मंत्र में करिए, सरकार को झुकाइए। राज शर्मा भी 25 आदमी लेके आए। अच्छा राज जी, आप जाने वाले हैं, लेकिन मैं एक सवाल मैं आपके सामने पूछ लेना चाहता हूं अंकित जी से। अंकित जी, हम 10 साल की बात जब करते हैं, चलिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस का देश विदेश में कोई देखा जाए कोई अस्तित्व नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अस्तित्व है, सिक्का जमता है, सिक्का बोलता है विदेशों में। फिर कनाडा में ये जो खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जो खालिस्तानी वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब में आतंकवाद को खत्म कर दिया गया था, ये खालिस्तानी फिर से सिर उठा रहे हैं। विदेशों में जो वहाँ पे देश के लोग जो रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, उनके साथ हमले होते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, दबाव बनाया जाता है। इसको कब खत्म करेंगे? क्योंकि वैश्विक नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका तो विश्व में डंका बजता है। जिन लोगों का अनुराग भैया सर उठ रहा है, उनका सर कलम होना तय है। थोड़ा जोश से ही बोल देते, ऐसा बोला कि जोश से ही है भैया। अरे रंग कुछ आपके अरे अंकित भाई, हम लोग डिबेट नहीं करते हैं, ठीक है? अरे अनुराग जी, जब तक ये मानसिकता से बाहर उम्र में बड़े हैं कि पिछले वाले खराब थे तो हम क्यों ठीक करें, जब तक मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे। समस्या मालूम है, समस्या क्या अश्विनी जी? चेहरे पे धूल जमा है, लेकिन लोग शीशे पे पोछने में लगे हैं। ये शीशे पे दाग है, धूल चेहरे पे है, लेकिन शीशे पे कपड़ा मारने में लगे हुए, शीशा गंदा है। मतलब वही है। मैं अनुराग भाई जी एक बात कहना चाहता हूं, मेरे से पहले वाले किसने किया था? अश्विनी भाई, एक आतंकवादी घटना होती है, इसमें एक तो और मैं बताऊंगा आपको, इसमें कोई हिंदू वाहिनी नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी जी। मिटा दो पाकिस्तान को, मिटा दो। लेकिन राज जी, जब यही सवाल, जब यही बात संसद में खड़े होकर बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ना, तो आप एक ये बात मान लीजिएगा, विपक्ष जो है ना वो खड़ा हो जाएगा, वो साथ नहीं देगा, वो सीधे कहेगा कि ये कोई रास्ता ही नहीं होता, आम लोगों को मारेंगे, पाकिस्तान को आप नेस्तनाबूद कर देंगे, दुनिया में क्या खबर जाएगी? मोदी के साथ अनुराग भाई मैं कहता हूं, इसका जवाब देता हूं अनुराग भाई। देखो, मैंने जैसे कह दिया, अब अगर प्रधानमंत्री जी कहें, पहले प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेता को बुलाए, बात में बैठे, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे तो प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सकते। मैंने तो बोल दिया, मैं आपक हो रहा हूं क्योंकि मैं इमोशनल हो रहा हूं। वो सरकार चला रहे हैं, वो विपक्ष को साथ में लें। अगर वो विपक्ष की तौहीन करते रहेंगे, विपक्ष मुक्त करते रहेंगे, तो फिर देश कैसे चलेगा? राज जी ये सतयुग नहीं है जहां पर मंदार पर्वत को लेके हम वहां पे देखा जाए राक्षस और देवताओं को बुला के हम मंथन करेंगे, कुछ निकलेगा। यहाँ पर वो समय नहीं है, यहाँ पर पक्ष विपक्ष कभी साथ नहीं बैठने वाला, आप भी जानते हैं। अगर मोदी जी कहेंगे तो विपक्ष पहले से खड़ा हुआ है उनके आगे। नहीं, आप सुषमा स्वराज जी ने अपने साथ, उन्होंने कहा सदन ऐसे ही चलता था, सब चलते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। मैं सेंट्रल हॉल में एक बार गया हूं अनुराग भाई, मैं वहां देखता था, मेरे शहर से एमपी थे कांग्रेस के, उनकी वाइफ मेयर थी, अडवाणी जी आए और उन्होंने मेयर का नाम लेके कहा, और ठीक हो, तुम्हारा तो सिक्का जमता है। अरे भाई, तुम तो एमपी साहब से भी ज्यादा फेमस हो। बड़े प्यार से, जैसे एक फादरली हो रहा था। और अब लेकिन ऐसे देखते हैं, गलत है। लेकिन राज जी, सबसे बड़ी बात आप ये भी तो सोचिए कि वो दौर और कुछ था, आज का दौर कुछ और है। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने खुद कहा, इस चीज को तस्दीक किया, मंच से कहा कि जो मंचों से कहा कि सदन जो है ना, सदन चलता है सहमति से चलता है, लेकिन यहाँ तो अब जो चल रहा है वो तो बहुमति से चल रहा है। अब तो एक बहुत सारे मत हैं, अपने अपने मत हैं, सहमति कहीं नहीं है, बहुमत है, सहमति सुधरेगा। अब ये सरकार सुधरेगी, चिंता मत करो अनुराग भाई, जैसा देश चाह रहे हो वैसा होगा।
अब जी, नहीं राज जी। चलने देंगे इन लोगों जी, जी। को। अब अंकित मिश्रा को अपनी जबरदस्ती, अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। और अमरीश भाई, आप सुधरो, इनको सुधारो। बिल्कुल राज जी, पिताम्बर पर बड़ी आपने शक्ति राज होती जी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सर, आपको बहुत जल्दी है, आपको कहीं धन्यवाद। जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो क्षमा हमने- चाहता हूं आप। बिल्कुल बिल्कुल, तो आतंकवाद जो है वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा, इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। मैं सीधे चलता हूं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके पास। बात कीजिए अश्विनी जी। अश्विनी जी, जब बात आपने सुनी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ थे, राज जी हमारे साथ थे, उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें ऐसे नहीं ख़त्म हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारों को कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी हो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको किनारे करिए एकजुट होकर। लेकिन आपको लगता है कि क्या ऐसा होगा? क्योंकि एक व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को लगता है कि ऐसा होने वाला है। देखिए, इसके लिए हमें अपनी मानसिकता साफ और मजबूत करनी पड़ेगी। जी जी। और सियासत छोड़नी पड़ेगी देश हित के लिए अगर काम करना है तो। पार्टी का अच्छा बुरा देखना है या देश का अच्छा बुरा देखना है, ये तय करना है। जब ये सरकार 10 साल पहले आई थी तो कोई किसी भी दल का हो, लोगों को एक उम्मीद लगी थी कि अब आतंकवाद से हमारा पीछा छूट जाएगा और ये व्यक्ति जो है कम से कम हमें आतंकवाद और जो देश के अंदर गलत कार्रवाइयां करने वाले लोग थे इनका सफाया होगा। हुआ उसका उल्टा। आज हमारे देश के अंदर 70 से 80 बताए जा रहे हैं जो आतंकवादी हैं। हम बाहर घर में मारने की बात कर रहे हैं, अपने घर को हम साफ नहीं रख पा रहे, अपने घर को आप बचा नहीं पा रहे। आज कैसे आगे घुसपैठिए। और जब भी ये बात आएगी तो तुरंत इनके प्रवक्ता और इनके नेता ये कहेंगे, देखो जी पिछले वालों ने ये करा, मैं भी यही कह रहा था, पिछला वाला खराब था इसलिए मैं ठीक नहीं करूंगा। इस मानसिकता से भी बाहर आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो सर यही है कि मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो हो चुका उसको भूली को बिसारिए, आगे की सुधले वाली कहानी कि हमें अब सुधारना है, अब सुधार करने की जरूरत है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। और बाकी हमारे जो मेहमान हैं अंकित मिश्रा जी, अमरीश जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आतंकवाद खत्म होगा या नहीं ये तो सरकार की मंशा और सरकार की कार्रवाई पर है, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा बल इस वक्त डटे हुए हैं, हमें राजनीति से ऊपर उठ के सुरक्षा बलों के साहस को बढ़ाने की ज़रूरत है और आतंकवाद को मिलकर जड़ से ख़त्म करने की कोशिश हमें करनी होगी, एकजुट होकर हिंदू मुसलमान और पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ के देश हित के बारे में सोचना होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप लोग देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।